अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट पेंडा मैथ एडवांस लेवल बुक चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज पार्ट नंबर 2। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर द प्रीवियस फार्मूला कैन बी जनरलाइज्ड टू। सो बेसिकली हमने एक फार्मूला पीछे पढ़ा था कि अगर इंटरेस्ट जो है वो साल में एक मरतबा जनरेट हो तो उसका फार्मूला क्या होगा। As you can see here, if interest is compounded, most of these compound interest questions can be modeled by the equation a is equal to p 1 plus r exponential t, where a is the value which we have to find, p is the original value, 1 plus, and r means interest rate. It can 5%, 3%, or 2%, and t means the times it is number of times it is taking place in a year. So this formula which is written here, this formula is when interest is generated once a year, and when interest is generated more than once a year, it can be remodeled to a is equal to p 1 plus r over n exponential nt, where a is the जो value which you have to find, जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। p जो है वो अननोन, p जो है वो ओरिजिनल वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। वन कांस्टेंट प्लस r जो है आपका इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट 5% होगा तो आपने 5/100 करके 0.05 लिख देना है। ठीक है, 3% होगा, 10% होगा, 20% होगा, जितना भी होगा। एन से मुराद जो है नंबर ऑफ टाइम्स के साल में कितनी दफ़ा आपके पास इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, और एन से मुराद यहाँ पे दोबारा नंबर ऑफ टाइम्स है। और टी से मुराद, एन से मुराद यहाँ पे जो यहाँ पर एन से मुराद जो है नंबर ऑफ टाइम्स है, इंटरेस्ट जो है वो एक साल में जनरेट हो रहा है। और टी से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं कि एक 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो आपने टी की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। तो अगर इंटरेस्ट जो है वो साल में एक से ज़्यादा मरतबा जनरेट होगा तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर साल में एक मरतबा ही इंटरेस्ट जनरेट होता है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू बी 1 प्लस आर एक्सपेंशियल टी। Now moving on to the next. Now that we have shown you have to handle compound interest questions, कि आपने किस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। एज यू कैन सी, एन इन्वेस्टर डिसाइड्स टू ऑफर अ बिजनेस ओनर ए $20,000 का लोन एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिव्स द टोटल अमाउंट ए इन डॉलर्स द इन्वेस्टर विल रिसीव व्हेन द लोन इज रीपेड आफ्टर 3 ईयर। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टर जो है बेसिकली $20,000 का लोन देता है 5% इंटरेस्ट रेट पर। ठीक है, तो आपने वो एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि अगर तो वो उस लोन को सूद समेत मतलब इंटरेस्ट समेत वो वापस करेगा, टी मतलब हमें कोई इसने साल नहीं बताया कि कितने सालों बाद करेगा, बस टी ईयर्स कह दिया। तो टी ईयर्स के बाद जब वो उस रकम को वापस करेगा तो क्या एक्सप्रेशन होगा। तो बेसिकली आपने वही फार्मूला यूज़ करना है। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि एज यू कैन सी द सोल्यूशन हियर, at a simple rate of simple interest of 5%, the investor will receive 20,000 तो लेगा वो। ठीक है, उसके अलावा वो 5% भी उसका लेगा, तो 5/100 जो है 0.05 बनता है। ठीक है, तो 0.05 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन इंटरेस्ट ईच ईयर एक साल का निकलेगा। अब जाहिर सी बात है उसने टी ईयर्स का कहा है, तो अब हम इसे टी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को जो यहाँ पर ये लिखी हुई है। द अमाउंट डजेंट चेंज बिकॉज 5% ऑलवेज अप्लाइज टू द ओरिजिनल, क्योंकि जो एक साल में, क्योंकि जो उसने जो $20,000 जो उसको अता किए थे, उससे उसको 5% इंटरेस्ट भी जनरेट होगा जो कि हमेशा सेम रहेगा अंडर सिंपल इंटरेस्ट। सो आफ्टर टी ईयर्स, तो टी ईयर्स के बाद ही विल रिसीव अ टोटल ऑफ 20,000 तो उसे मिलेगा जो कि उसने लोन दिया था दूसरे बंदे को। ठीक है, और 0.05 तो उसका इंटरेस्ट होगा। बाकी टी ईयर्स मतलब कि टी से मेरा नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो कि उसने हमें नहीं बताया, तो टी ईयर्स कह देते हैं उसको। तो टी को उससे रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे इन इंटरेस्ट, द अमाउंट विल बी रीपेड आफ्टर टी ईयर्स। तो इज़न आप उसके समझने के लिए एक इक्वेशन इस तरह बना सकते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट, ये फार्मूला भी आप एक इक्वेशन की सूरत में याद रख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू जो अननोन वैल्यू है, ओरिजिनल अमाउंट जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई है, और टोटल इंटरेस्ट जो है उसको वापस करना पड़ेगा। तो 20,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05 मल्टीप्लाई बाय टी, यहाँ 0.05 बेसिकली इंटरेस्ट को शो कर रहा है। बाकी 20,000 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय टी, एंड हेंस डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। नाउ फॉर सिंपल इंटरेस्ट द फार्मूला इज ए इक्वल टू बी 1 प्लस आर टी, एज यू कैन सी। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फार्मूला आता है वो ये आता है, विद ए इज द टोटल अमाउंट अक्यूमुलेटेड, पी इज द प्रिंसिपल और इनिशियल अमाउंट, एंड आर इज द इंटरेस्ट रेट, एंड टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स इज अर्न, टिपिकली द नंबर ऑफ ईयर्स। ऑलराइट, तो एक बात आपने जो एक जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, ये एग्जांपल नंबर 6 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया, उसने हमें कहा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने को। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है ये, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे पहले जो एक हमने फार्मूला पढ़ा था, एज यू कैन सी, आई विल शो यू।
ये वाला फार्मूला जो हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू P1 + R एक्सपोनेंशियल टी ब्रैकेट में। तो ये जो फार्मूला था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप एक बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि जी मैं 10 लाख रुपए जमा करवाना चाहता हूँ बैंक में। ठीक है। तो बैंक अब फिर आप बैंक वाले से पूछते हैं कि आप मुझे कितना इंटरेस्ट देंगे पर ईयर इस पर। तो बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको 10% इंटरेस्ट देंगे इसका। ठीक है। तो आप मान जाते हैं, आप अपना पैसा जो है वो 10 लाख रुपए वो बैंक में जमा करवा देते हैं। तो मिसाल के तौर पर 2020 में आपने जमा करवाया, 2021 में आपके पास जो पैसा आएगा, जो आप अगर आप बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस कर दें, तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा। आपको 10 लाख 10 हज़ार रुपये मिलेगा, क्योंकि 10% इंटरेस्ट भी था उसका। तो 10% ऑफ जो है 10 लाख, वो 10 हज़ार रुपये बनता है। तो आपको फिर वो 10 हज़ार भी मिलेगा। मतलब कि 2020 में आपने 10 लाख रुपये जमा कराए, तो 2020 के आखिर में 1 साल बाद फिर जो है वो आपको 10 लाख 10 हज़ार रुपये मिलेगा। ठीक है। इस तरह फिर आप अगर 2 साल बाद जाएंगे तो वो 10 लाख 20 हज़ार रुपये हो जाएगा। फिर 10 लाख 30 हज़ार रुपये, 10 लाख 40 हज़ार रुपये, इस तरह करते करते वो बढ़ता जाएगा। 10% आपको मिलता रहेगा, 10 10 हज़ार रुपये हैं वो इजाफी आपके अकाउंट में डलते जाएंगे। ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज समझें इस एग्जांपल से कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बंदे के पास जो है वो 10 लाख रुपए हैं। वो 10 लाख रुपए लेकर जाता है बैंक के पास, और बैंक को कहता है कि जी मुझे कितना इसके इंटरेस्ट दोगे। तो बैंक वाले कहते हैं कि हम आपको 10 लाख रुपए, सॉरी, 10% जो है वो इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, तो होगा यूँ कि मिसाल के तौर पे आपने 2020 में आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए, तो 1 साल बाद 2021 में फिर आपको 10 लाख 10 हज़ार रुपए मिलेंगे। ठीक है। तो उसके बाद 1 साल मज़ीद गुज़रा, 2022 आ गया। तो उसके बाद फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो आपको मतलब आपको जो रकम मिलेगी इज़ाफ़ी, वो आपको 10 लाख रुपए में से नहीं मिलेगी, वो आपको 10 लाख 10 हज़ार रुपए में से मिलेगी। सिंपल इंटरेस्ट में हमें जो रकम मिल रही थी ना, वो 10 लाख रुपए में से इंटरेस्ट मिल रहा था सिर्फ। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 लाख से नहीं मिलेगा, पहले 10 लाख में से मिलेगा, फिर 10 लाख 10 हज़ार में से मिलेगा, फिर 10 लाख 20 हज़ार से मिलेगा, फिर 10 लाख 30 हज़ार से मिलेगा इंटरेस्ट। समझ आई इस बात की? सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट जो होती है, उसी से हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें 1 साल बाद वाली अमाउंट जो बनती है उससे इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है। पहले 10 लाख में से कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पहले 10 लाख में से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 10 लाख 10 हज़ार में से इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 10 लाख 20 से, फिर 10 लाख 30 से, इस तरह करके हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये जो फार्मूला आपको दिया गया है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। P1 + R एक्सपोनेंशियल टी। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला था। ठीक है। और अगर तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1 साल में ज़्यादा मरतबा होता है, मिसाल के तौर पे अगर तो एक मरतबा होता है तो आप ये फार्मूला लिखेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मरतबा होता है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपने उसको एन मतलब नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देना है, और एन को यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ टाइम से। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक से ज़्यादा साल में मरतबा के लिहाज से आ जाएगा। वो सिर्फ एक मरतबा था साल में। ठीक है। ये साल में सिर्फ एक मरतबा था, ये साल में एक से ज़्यादा मरतबा का फार्मूला है। ठीक है। और उसके अलावा जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है वो ये है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सिर्फ एक ही फार्मूला है, ये P1 + RT। तो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ यू हैव एनी क्यूरीज और क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट हियर। ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दिस ईयर द चिकन्स ऑन अ फार्म लेड 30% लेस एग्स। ठीक है। They did last year. If they laid 35 egg this year, how many did they lay last year? So basically ये एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। आप इसको बेसिकली ना एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करें। ठीक है। अब यूँ सॉल्व करें कि उसने कहा कि दिस ईयर मतलब इस साल जो है वो चिकन ने 30% एग्स जो हैं वो कम दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल ये भी बताया उसने 3500 एग्स दिए हैं। मतलब कि इसने क्वेश्चन बनाई एक सॉल्यूशन में कि दिस ईयर, आज अब का जो साल है, लास्ट ईयर जो थे, इस साल जो है 30% एग्स कम मिले हैं। मतलब कि लास्ट ईयर 70% एग्स ज़्यादा थे, तो 70/100 किया तो 0.70 बनता है। ठीक है। तो ठीक है। तो पहले उसको सॉरी 70% को उसने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। तो सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.70 आ जाएगा। मतलब लास्ट इस साल अगर 30% कम है, मतलब 70% पिछले साल ज़्यादा था, तो दिस ईयर इज इक्वल टू 0.70 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट ईयर। ठीक है। इस साल तो 3500 एग्स हैं, और 0.70 मल्टीप्लाइड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के हमने निकालने थे हाउ मेनी डिड दे ले लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की वैल्यू निकाली तो 5000 रुपये बनती है। ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। तो उसके बाद एक फार्मूला दिया गया परसेंटेज
परसेंटेज चेंज आल्सो नोन एज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब मतलब कि हमें कोई ओरिजिनल वैल्यू दी जाएगी, तो हमें कहा जाएगा कि जी इसका परसेंटेज में कितनी कमी आई है, या फिर कितना ज़्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है। तो वो चीज़ आती है। फ़ॉर्मूला ये है, परसेंटेज चेंज इज़ इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू, मतलब चेंज इन वैल्यू बटा जो है वो ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 आपने कर देना, ठीक है। एग्ज़ाम्पल दिया हुआ कि अगर एक ड्रेस है, उसकी जो प्राइस है पहले $80 थी, उसके बाद फिर $90 होगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना आया, तो आपने मतलब कि आपने जो है यहाँ पर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइन का फ़र्क भी आ सकता है कि मिसाल के तौर पे अगर तो जो है वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं ड्रेस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है, 80 से 90 हुई है, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आपने बड़ी वाली वैल्यू को आगे रखना है, ठीक है, और फिर छोटे वाली वैल्यू को पीछे रख के और फिर उसे ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होती है, तो फिर वो नेगेटिव में जाता है। अब आगे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर अब ये देख सकते हैं, पार्टिकुलर टीवी एक स्टोर था, उसमें टीवी के जो है वो पहले सोल्ड द अच्छा द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड द वीक ऑफ ब्लैक फ्राइडे वाज 685 टीवी जो है सोल्ड हुए हैं। द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड द फॉलोइंग वीक वाज 500, मतलब कि अब टीवी सोल्ड हुए हैं 685, पहले सोल्ड 500 हुए थे, तो अब उसकी परसेंटेज चेंज निकालो। तो मतलब कि टीवी जो है उनकी जो नंबरिंग में कमी आई है, ठीक है। अब कमी आई है तो इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा, मतलब कि अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा। आप ये देख सकते हैं 500 माइनस 685 बटा 685 तो वैसे तो ओरिजिनल था, तो ये आंसर इसका बीटा ऑप्शन आ जाएगा 27%, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है, वो कह रहा है इन अ पर्टिकुलर स्टोर द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की बात कर रहा है, पहले 450 थी, ठीक 470 थी, ठीक है। उसके बाद ये हाँ सॉरी, द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड द वीक ऑफ ब्लैक फ्राइडे, अच्छा ब्लैक फ्राइडे में पहले 470 था, उसके लेकिन पहले मतलब इस हफ्ते जो हुई हुई है टीवी जो बिके हैं वो 470 बिके हैं, पहले 320 बिके थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज निकालो, तो ज़ाहिर सी बात है टीवी की तादाद जो है वो बिकने की बड़ी है, तो पहले 470 को रखेंगे, फिर माइनस 320, उसके बाद फिर आपने ओरिजिनल से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज चेंज आ जाएगी, तो 47% ऑप्शन इसका डेल्टा बनता है, ठीक है। और फ्यू मोर एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग परसेंट ये दिया गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज, अच्छा वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल स्कूल में 2010 से 11 में 20% बच्चे कम हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2011 में जो बच्चे एनरोल्ड हुए थे वो के है, ठीक है, मतलब उनको के वैल्यू से ज़ाहिर किया जब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2010, मतलब कि वो कह रहा है कि 2010 में ना 80% बच्चे ज़्यादा थे, 2011 में जो है वो 20% बच्चे कम हो गए 2010 की निस्बत, ठीक है। और 2011 में जो बच्चे थे वो के बच्चे थे, मतलब को उनको कोई एक्सप्रेशन से उनको रिप्रेजेंट किया गया कि वो के थे, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2000 के, तो 2010 में हमने बच्चों की एक एक्सप्रेशन निकालना है जो के लिहाज से हो, मतलब 2011 के बच्चों के एक्सप्रेशन के लिहाज से हो। तो अब ये देख सकते हैं परसेंटेज चेंज इज बेस्ड ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू फ्रॉम 2010 एंड नोट द न्यू वैल्यू, तो हमने ओरिजिनल वैल्यू के लिहाज से निकालना है, न्यू वैल्यू के लिहाज से नहीं निकाला। लेट एक्स विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि 2011 में जो बच्चे थे उनको के से ज़ाहिर किया है, तो हम सपोज़ कर लेते और हमने 2010 के बच्चे निकालने हैं, तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो बच्चे एक्स हैं, ठीक है। अब हुआ यूँ कि 2010 में जो है वो बच्चे 80% ज़्यादा थे 2011 की निस्बत, तो 0.80 आपने इक्वेशन बनानी है अपने बेसिकली, तो 0.80 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इसका मतलब ये है कि ये जो है 2011 के बच्चे हैं, एक्स जो है वो 2010 के बच्चे हैं, और ये 80% ज़्यादा थे, ठीक है। तो आपने एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ पे, तो आंसर इज चार्ली 1.25 की आंसर, दिस विल बी द आंसर। Now this is I guess last no yes, this is the last example here. Among the 10th graders at school, 40% of the students are Red Sox fans. Among those Red Sox fans, 20% are also Celtic fans. What percent of the 10th graders at the school are both Red Sox fans and Celtic fans? तो बेसिकली हमें ये कहना चाह रहा है कि 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनमें से 40% बच्चे जो हैं वो रेड सॉक्स के फ़ैन हैं, ठीक है। उन 40% में से भी जो 20% है वो सेल्टिक्स के भी फ़ैन हैं, ठीक है। तो वो कितने बच्चे होंगे जो सेल्टिक के भी फ़ैन होंगे, रेड सॉक्स के भी फ़ैन होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कोई हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई कि हम उसको निकाल लें, तो हम अज़्यूम करेंगे एक इवन नंबर आप अज़्यूम कर लें। आमतौर पे हम 100 ही सपोज़ कर लेते हैं, तो 100 मिसाल के तौर पे उस स्कूल में जो है 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 40% बच्चे जो हैं ना
वो रेड सॉक्स के फैन हैं। इसका मतलब है कि 40 बच्चे रेड सॉक्स के फैन हो गए, और 40 में से भी जो 20% हैं वो सेल्टिक के फैन हैं। तो उसका 20% और 40% निकाला, 40 का निकाला हमने, तो 8 बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब हमें निकालना था कि वो कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे होंगे जो रेड सॉक्स के भी फैन होंगे और सेल्टिक के भी फैन होंगे। तो वो बनते हैं, सेल्टिक और रेड दोनों के जो फैन बनते हैं वो बनते हैं 8। 8 टोटल स्टूडेंट्स हैं, परसेंट नहीं है। अब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको, 8/100 करेंगे तो 8% बनता है। Then 8% will be the correct option here. This is a solution here, as you can see. You can read it here. Now, a common strategy in present percent question is to make up a number to present a total typical 100। तो ये बताना चाह रहा है कि आप यहाँ पर सपोज करें वैल्यूज़ को, बजाय इसके अगर आपके पास वैल्यू ना दी गई हो तो आप सपोज कर सकते हैं उस वैल्यू के लिए। अच्छा, now, if you have any questions regarding today's lecture, or you have you seen my previous videos, you can ask me in comment section. I will try my best to guide you. If you have any questions, you can ask me.